सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLots.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-Lots ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई-लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। छठी से 10वीं कक्षा के विद्यार्थी ध्यान से सुने। खास आपके लिए हैं इंस्पायर अवार्ड्स मानक। DST और NIF द्वारा हर साल हो रहे इंस्पायर अवार्ड्स मानक के पहले राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता हैं। विजेता आप भी हो सकते हैं, इसलिए किसी भी क्षेत्र में साइंस और टेक्नोलॉजी पर आधारित अपने इनोवेटिव आइडियाज के साथ तैयार हो जाइए। जानते हैं ना, आप में से 1 लाख स्टूडेंट्स को 10-10 हजार रुपए मिलेंगे अपने आइडियाज को प्रोटोटाइप बनाने के लिए। उसके बाद दुनिया सराहेगी आपका हुनर जब पहुंचेगा आपका आइडिया लोगों तक प्रोडक्ट के रूप में। तो अपने ओरिजिनल इनोवेटिव आइडियाज को स्कूल में जमा करें। बेस्ट आइडियाज आगे बढ़ाए जाएंगे ऑफिशियल वेबसाइट पर, और हाँ, जल्दी आज ही जमा करें। सो गुड लक विद इंस्पायर अवार्ड्स मानक। बच्चों, हम लोग अब बात करेंगे, लाइट चैप्टर हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग बात करेंगे ह्यूमन आई की, क्योंकि लाइट का जो भी डायरेक्ट रिलेशन है हमसे, वो हमारे आँखों के थ्रू है। लाइट के कारण हम जो भी चीज़ें देख पाते हैं उसका साधन क्या है, जरिया क्या है हमारे लिए, वो हमारी आँखें होती हैं। तो अभी तक हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा कि किस तरह से लेंस काम करता है, किस तरह से मिरर काम करता है। अब हम लोग देखेंगे कि उस लाइट के यूज़ से हम चीज़ों को कैसे देख पाते हैं। तो हमारे जो ह्यूमन आई है वो हमें हेल्प करती है किसी चीज़ को सही तरीके से देख पाने में, समझ पाने में कि वो चीज़ क्या है। तो सबसे पहले समझते हैं कि ह्यूमन आई करता क्या है, होता क्या है और किस तरह से इसका एक्शंस होते हैं। तो एक ह्यूमन आई का डायग्राम मैंने बना रखा है, बट इसको थोड़ी देर बाद समझेंगे। पहले हम लोग ह्यूमन आई को समझते हैं। तो सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए कि ह्यूमन आई होता क्या है, तो ह्यूमन आई एक वैसी चीज़ है, ऐसा आपकी बॉडी का वैसा अंग है जिसके कारण आप किसी चीज़ को देख पाते हैं। तो जब आप इसके कारण किसी चीज़ को देख पा रहे हैं, इसका मतलब है इसके अंदर कुछ प्रकाशीय उपकरण टाइप की चीज़ें होनी चाहिए। तो हमारी आँख में कुछ, जैसे समझ लीजिए लेंस टाइप की चीज़ें होती हैं, एक पर्दा होता है हमारे आँखों में अलग, चूँकि हम अलग अलग फोकल लेंथ आँख में बार बार लेंस चेंज नहीं कर सकते, तो इसमें कुछ ऐसा मैकेनिज्म होता है कि फोकल लेंथ को एडजस्ट किया जा सके। तो ये सारी कुछ चीज़ें होती हैं जो अभी हम लेंस का जब अपने आई का डायग्राम पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि कैसे काम करता है। बट अब समझते हैं पहले कि ह्यूमन आई से आपने लाइट देखी, लाइट कोई वस्तु से आपके पास प्रकाश आया, फिर आगे क्या प्रक्रियाएं होती हैं जिसके कारण उस वस्तु को हम देख पाते हैं। तो ह्यूमन आई का बेसिक पर्पस क्या है कि वो लाइट को आपके ब्रेन तक पहुंचाने का, या लाइट के कुछ सिग्नल्स को आपके ब्रेन तक पहुंचाने का काम करता है। तो ह्यूमन आई जस्ट अ डिवाइस जो कि आपको हेल्प करेगा कि लाइट्स उस पर जा रही हैं, उस पर सर्टेन इमेज फॉर्म हो रहा है, और वो इमेज किसी तरह के सिग्नल चेंज कन्वर्शन के बाद आपके ब्रेन तक पहुंचेगा। तो ह्यूमन आई में अगर आप समझें तो कुछ लाइट्स हैं जो रिफ्रैक्ट करेंगी, क्योंकि यहाँ पे लेंस है, आर पार जा सकती हैं। रिफ्रैक्ट करने के बाद एक छोटा सा इमेज फॉर्म होता है। वो इमेजेज इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट होकर कुछ नर्व्स लगी होती हैं, उस नर्व्स के माध्यम से आपके ब्रेन तक पहुँचती हैं। देन ब्रेन क्या करता है, जो इमेज हमें प्राप्त होती है उस इमेज को थोड़ा सा प्रोसेसिंग करके वो समझने की कोशिश करता है कि ये पार्टिकुलर इमेज किस चीज़ की है। तो बचपन से हम जितनी भी चीज़ें देखते हैं, तो काइंड ऑफ समझें तो हमारे माइंड के डेटाबेस में ये सारा कुछ स्टोर होता है कि ये वो चीज़ कैसी दिखती है। तो कई बार आप सेब देखते हैं, तो सेब देखते ही आप रिलेट करते हैं कि सेब हमने पहले यह देखा था तो इस तरह का था, और इसी तरह की आकृति हम देख रहे हैं, मतलब इस चीज़ को भी हम सेब कह सकते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि हम कोई ऐसी चीज़ देखते हैं जिसको हमने पहली बार देखा है, तो उस कंडीशन में हम क्या बोलते हैं कि ये इस तरह का दिख रहा है, या ये पेड़ की तरह दिख रहा है, ये पेन की तरह दिख रहा है। बट वो हो सकता है पेन नहीं हो, चूँकि हमने पहली बार देखा तो हम उससे क्लोजली मिलने वाली चीज़ों से उसको कोरिलेट करने की कोशिश करते हैं। तो आँख का काम है देखना और ब्रेन का काम है उसको
एक रूप देना, एक नाम देना। तो आँख और ब्रेन मिलकर आपके किसी भी वस्तु को देखने और समझने की क्षमता को दिखाते हैं। तो चलिए, इतनी बातें आप शायद समझ गए होंगे कि ह्यूमन आई का काम बेसिकली बस आपके इमेज को कैप्चर करना है और उस इमेज को प्रोसेस करने का काम आपके ब्रेन का होता है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ह्यूमन आई का एक डायग्राम बना हुआ है। ये ह्यूमन आई में अलग अलग क्या क्या पार्ट्स होते हैं और ये बहुत ज़्यादा एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है। सो एक एक चीज़ को थोड़ा ध्यान से समझिएगा और कॉन्सेप्चुअली अगर देखेंगे तो इसमें काफ़ी सिंपल चीज़ें हैं, तो कॉमन सेंस से आप काफ़ी कुछ रिलेट कर सकते हैं। तो चूँकि आँख हमारे शरीर का हिस्सा है, तो और हम लोग एक ऐसे वातावरण में रहते हैं कई बार जिसमें एक्सीडेंट्स वगैरह होने के खतरे रहते हैं। तो आँख को बचाने के लिए सबसे पहले कवरिंग लेयर दिया जाता है। जैसे किसी भी चीज़ को आप कवर करते हैं कि वो सेफ़ रह सके, तो एक तरह से कॉर्निया करके एक आपका स्ट्रक्चर होता है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, जो उसको सेव करता है किसी भी एक्सीडेंट से। तो ये जो बाहर का आप लेयर देखते हैं उसको हम कहते हैं कॉर्निया, जिसका काम है कि उसको गंदगी से बचा के रखे, किसी एक्सीडेंट से होने से रोके उस काम चीज़ को। तो ये आपका कॉर्निया का पार्ट है। और कई बार आपने इमेजें मूवीज़ वगैरह में या अपने लैब में देखा होगा कि आँख की जो आकृति होती है वो गोलाकार काइंड ऑफ होती है, कि स्फेरिकल होती है। और यहाँ भी आप देख रहे होंगे कि गोलाकार तरह की है, बस यहाँ पे थोड़ा सा उभरा हुआ हिस्सा है। जो आप आँख भी अपने देखते हैं तो थोड़ा सा आगे से उभरा होता है, तो ये उभरा हुआ हिस्सा हमारी आँख के सामने का हिस्सा है और बाकी ये गोलाकार होता है। और ये जो गोलाकार हिस्सा है इसका जो डायमीटर है, इसका जो डायमीटर या व्यास कहें हम, वो लगभग 2.3 सेंटीमीटर होता है। जो हमारे आँख जिस गोले का पार्ट है वो गोला लगभग 2.3 सेंटीमीटर डायमीटर का होता है। तो कॉर्निया हमने समझ लिया कि कॉर्निया हमारे आँख को रक्षा करती है किसी भी एक्सटर्नल प्रॉब्लम से या उसमें किसी तरह की गंदगी को पहुँचने से रोकती है। इसलिए इसको हिंदी में क्या कहते हैं? स्वच्छ मंडल। इंग्लिश में आप इसे कॉर्निया कहते हैं या हिंदी में से स्वच्छ मंडल कहते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने के बाद हमारा जो अगला लेयर आता है वो आता है आपका पुपिल, आइरिस का। स्ट्रेट लाइन जो आप यहाँ पे देख रहे हैं इसको कहा जाता है आइरिस या परितारिका। आइरिस की खास बात क्या है कि ये आइरिस आपके एक बीच में पुपिल टाइप का ये जो स्पेस आपको खाली दिख रहा है इसके साइज को नियंत्रित करता है। मतलब ये ऊपर नीचे होकर आपके पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। तो आइरिस का बेसिकली मकसद क्या है कि पुतली के साइज को नियंत्रित कर सके, जिसके हेल्प से आप चीज़ों को बेहतर तरीके से देख पाएँ। और आइरिस का जो कलर होता है, आपके आँखों के रंग को आइरिस के कलर से ही जाना जाता है। तो आँखों का कई लोगों को आप सुनते होंगे कि डिफरेंट कलर्स हैं, अलग अलग कलर्स में स्कीम में बांटा जाता है, तो वो कलर आइरिस के कलर से ही रिलेट करता है, आइरिस के कलर से ही मैच करता है। देन यहाँ का जो बीच का हिस्सा देख रहे हैं इसको कहा जाता है पुपिल या पुतली कहा जाता है। पुपिल का काम क्या है कि ये आपके आँखों में जाने वाले लाइट को नियंत्रित करता है। कि कितना लाइट आपकी आँखों में जाएगा उसको कंट्रोल करने का काम ये पुपिल या पुतली करती है। तो कई बार आप देखते होंगे कि जब सूरज में जाते हैं आप और लगातार अचानक अगर आप सनलाइट की तरफ देखें तो क्या होता है, आपकी आँखें अचानक ही पूरी तरह से लाइट से भर जाती हैं। तो उस कंडीशन में पुतली क्या करता है, अपने आप को छोटा कर लेता है सो दैट कि इतनी ही लाइट जाए जिससे कि आप उस इमेज को देख पाएँ। तो कम आप क्वांटिटी में लाइट के लिए पुतली अपने आप को छोटा कर लेती है। एंड फर्दर अगर किसी डार्क कमरे में जाते हैं जहाँ लाइट की कम अवेलेबिलिटी है तो वो अपने आप को थोड़ा बड़ा कर लेती है। तो पुतली आपका इस तरह से काम करती है कि लाइट आपका कैसे कम ज़्यादा करने का काम पुपिल के थ्रू होता है, जिसमें लाइट के क्वांटिटी को हम कंट्रोल करते हैं। फर्दर आगे बढ़ेंगे तो एक हमारे पास लेंस होता है, एक क्रिस्टलिन लेंस आप यहाँ पे देख रहे होंगे। और इस शेप को अगर ध्यान दें तो ये एक तरह का बाई कॉन्वेक्स लेंस है जो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। तो यहाँ क्रिस्टलिन लेंस होता है जिसका काम मोस्टली होता है कि इमेज को फॉर्म कर सके। और इसके आगे एक जो आपको यहाँ बाउंड्री टाइप का दिख रहा है, ये बाउंड्री का अंदर का जो है उसे कहा जाता है रेटिना। सो रेटिना का काम क्या है आपका कि जहाँ पे आपका इमेज फॉर्म हो सके, इसको हिंदी में कहते हैं हम दृष्टि पटल। ये जो पार्ट है उसे हम कहते हैं रेटिना या दृष्टि पटल। तो ये एक तरह से पर्दा है जिस पे आपका इमेज फॉर्म होता है। तो इस पे ही सारे इमेजेस आपके फॉर्म होंगे और लेंस के माध्यम से जो भी किरणें आएंगी मोस्टली रेटिना पर ही आकर इंटरसेक्ट करेंगी या कोलाइड करेंगी। तो इतने सारे पार्ट्स हमारे होते हैं मोस्टली किसी भी आई में। तो इसको अगर शॉर्ट में याद करना है, अगर चीज़ें आप कंफ्यूज हो रहे हो तो इसे याद करने का एक ट्रिक है CIPLR। CIPLR अगर आप इन पांचों वर्ड्स को याद रखेंगे तो सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। C फॉर कॉर्निया, कॉर्निया आप यहाँ देख रहे हैं, सबसे पहले कॉर्निया आया,
फिर उसके बाद आई फॉर आइरिस जो यहाँ पर आया, देन पी फॉर पपिल या पुतली, एल फॉर लेंस एंड आर फॉर रेटिना। तो ये पांचों चीज़ें आप इस तरह से याद कर सकते हैं CIPLR से, CIPL एंड R। तो इस तरह से आपका पूरा आई का स्ट्रक्चर एक बनता है। फिर इसके अलावा कुछ छोटी छोटी चीज़ें और भी हैं जिसको भी हम समझेंगे। तो आपके पुपिल के साइज या आइरिस को मूव करने के लिए या लेंस के साइज को रेगुलेट करने के लिए यहाँ पे कुछ मसल्स होती हैं जो ये सिलियरी मसल्स कहलाती हैं। तो सिलियरी मसल का काम क्या है कि लेंस को आपको खींचे या दबाए, जिससे कि लेंस आपका कभी पतला हो जाएगा जब उसको खींचा जाएगा, और लेंस को जब दबाया जाएगा तो वो मोटा हो जाएगा। तो ये काम करती हैं हमारी सिलियरी मसल्स। ये क्यों करती हैं? क्योंकि अगर आप किसी लेंस को खींचेंगे, अगर मान लीजिए हमने लेंस को खींचा तो लेंस इस तरह का हो गया, और लेंस को हमने दबाया तो लेंस इस तरह का हो गया। तो इस कंडीशन में आपका क्या होगा? फोकल लेंथ इंक्रीज कर जाएगा, और इस केस में क्या होगा? फोकल लेंथ आपका डिक्रीज कर जाएगा। तो ये फोकल लेंथ का रेगुलेशन करने के लिए सिलियरी मसल्स हेल्प करती हैं। तो सिलियरी मसल्स खींचती हैं तो आपका लेंस पतला होता है, तो फोकल लेंथ आपका रिड्यूस हो जाता है, और जब इसे प्रेस किया जाता है तो आपकी लेंस की मोटाई बढ़ जाती है और उसका फोकल लेंथ रिड्यूस हो जाता है। तो ये काम करती हैं आपकी सिलियरी मसल्स या पश्चमाभी पेशियाँ। एंड इसके साथ साथ एक कुछ इसमें आपके लिक्विड कह लीजिए, उस तरह के कुछ फ्लूइड भी अवेलेबल रहते हैं। आगे की तरफ जो फ्लूइड होता है उसे कहते हैं एक्वस ह्यूमर, जिसे नेत्रोद कहा जाता है, और पीछे की तरफ जो लिक्विड होता है उसे कहते हैं विट्रस ह्यूमर, जिसे हम कछाप द्रव भी कहते हैं। तो दो लिक्विड होते हैं। जो इस हिस्से में जो लिक्विड होता है उसे कहा जाता है एक्वस ह्यूमर, और पीछे के हिस्से में जो लिक्विड होता है उसे कहता है विट्रस ह्यूमर। इसको याद करने का ट्रिक है AV, A फॉर एक्वस ह्यूमर एंड V फॉर विट्रस ह्यूमर। तो अगर आपको नाम में कन्फ्यूजन हो तो याद कर लीजिए सिप्लर AV। सिप्लर AV मतलब कॉर्निया, आइरिस, पुपिल, लेंस, रेटिना, एंड देन दोनों लिक्विड्स के नाम हो गए एक्वस ह्यूमर एंड विट्रस ह्यूमर, या हिंदी में बात करें तो नेत्रोद एंड कछाप द्रव। इसके अलावा एक मसल हमने समझा जो सिलियरी मसल्स है, जो आपके लेंस के साइज को ऊपर नीचे करता है। और साइज ऊपर नीचे करने से क्या होता है? जब पतली लेंस होगी तो फोकल लेंथ बढ़ जाएगा, जब मोटा लेंस होगा तो फोकल लेंथ घट जाएगा। इसके अलावा हमने क्या समझा था कि आई ब्रेन तक सिग्नल पहुंचाने का काम करती है। तो वो सिग्नल पहुंचाने के लिए जो इमेजेज यहाँ पे फॉर्म होती हैं, उस इमेज को इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करके इस रास्ते से भेजा जाता है ब्रेन को। इस रास्ते को कहा जाता है ऑप्टिक नर्व या दृक् तंत्रिका। मतलब इस रास्ते से आपकी जो भी सिग्नल्स हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं, वो ब्रेन तक पहुंचती हैं। तो इस तरह से ओवरऑल आपके आई का डायग्राम क्लियर होता है कि आई किस तरह से काम करता है। अब कुछ छोटे छोटे सवाल और भी हैं, उसको भी हम लोग पिक करके कंप्लीट करेंगे। कि यहाँ पे चलो हमने इमेज बना लिया, अब यहाँ पे एक्चुअली में ऐसा क्या हो रहा है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल कन्वर्ट हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे कुछ कोई डिवाइस तो लगी नहीं होगी, कोई मैकेनिकल चीज़ें होंगी जिसके कारण कन्वर्शन होकर यहाँ से सिग्नल जा रहा है। तो बेसिकली अगर रेटिना पे आप देखेंगे तो यहाँ पे लाइट सेंसिटिव सेल्स होती हैं। तो लाइट सेंसिटिव सेल को समझने का सिंपल तरीका है कि वैसे सेल्स हैं जिस पे जैसे ही लाइट पड़ेगा वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो लाइट जलते के साथ ही जब इमेज जाएगा, इसका मतलब क्या है? वहाँ पे लाइट जाके इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब लाइट वहाँ से पास कर रही है। और अगर लाइट वहाँ से पास करेगी तो वो पार्टिकुलर सेल मान लेते हैं हमारा एक्टिवेट हो गया। एक्टिवेट होने का मतलब वो उससे इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होना स्टार्ट होगा, और वो पार्टिकुलर सेल जब इलेक्ट्रिकल सिग्नल ब्रेन को देता है तो ब्रेन समझ जाता है कि मुझे इस पॉइंट से सिग्नल आ रहा है। मतलब इमेज जो होगा वो इस तरह का होगा या किस शेप में होगा, वो उसके आधार पे डिसाइड करते हैं कि कौन कौन से सेल्स उनको सिग्नल भेज रहे हैं। तो ये काम इन लाइट सेंसिटिव सेल्स से होता है जो कि आपके रेटिना पर लगे होते हैं। तो ब्रेन को सिग्नल कैसे जाता है? वो जाता है रेटिना पर लगे हुए लाइट सेंसिटिव सेल्स से, और वो जो रास्ता है जिसके थ्रू वो चीज़ें जाती हैं उसको कहते हैं ऑप्टिक नर्व या दृक् तंत्रिका। तो होपफुली आप ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। अब एक और सवाल आपको आ सकता है कि यहाँ पे जो लेंस लगा हुआ था ये कॉन्वेक्स लेंस ही क्यों लगाया, हमने कॉनकेव लेंस क्यों नहीं लगाया? थोड़ा सा सोचिए, कॉन्वेक्स लेंस ही हमने क्यों लगाया? कॉन्वेक्टिव लेंस होता तो क्या हो जाता? होपफुली कुछ बच्चों ने सही सोचा होगा। यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस लगाने का रीज़न क्या है कि अगर मान लीजिए हमने यहाँ कॉनकेव लेंस लगाया, तो कॉनकेव लेंस में हम क्या जानते हैं कि लाइट बाहर की तरफ चली जाएगी। मतलब लाइट जो है वर्चुअल इमेज बनाएगी, राइट? कोई भी ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज बनाएगी। वर्चुअल इमेज का मतलब हुआ कि रेज एक्चुअली में नहीं टकराएंगी, टकराते हुए प्रतीत होंगी, तो वो पीछे की तरफ हो जाएगा, आपके आँख के बाहर हो जाएगा।
बट हमें इमेज किधर चाहिए, पीछे की तरफ चाहिए। साथ ही साथ वहाँ पे लाइट एक्चुअली में टकरानी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कौन से सेल्स हैं, लाइट सेंसिटिव सेल्स हैं हमारे पास। तो लाइट सेंसिटिव सेल्स को एक्टिवेट करने के लिए क्या चाहिए, लाइट चाहिए। तो मतलब रेज अगर एक्चुअली में नहीं टकराएंगे तो यहाँ पे सेल्स एक्टिवेट ही नहीं होंगे, और सेल्स अगर एक्टिवेट नहीं होंगे तो फिर आपका काम बनेगा नहीं। तो सेल्स को एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पे लाइट चाहिए, और वो लाइट कौन दे सकता है हमें, कॉन्वेक्स लेंस दे सकता है। इसीलिए आपके आँख में जनरली कॉन्वेक्स लेंस ही होता है। तो इसको भी आप लॉजिकली डिड्यूस कर सकते हैं कि क्यों कॉन्वेक्स लेंस का यूज किया गया, और किस तरह से कॉनकेव लेंस अगर लगा होता तो प्रॉब्लम आती। साथ ही साथ एक चीज़ और ध्यान दें, तो ये दूरी जनरली हमारी फिक्स होती है, क्योंकि हमारे आँख में बहुत ज़्यादा चेंजेस तो हो नहीं रहे, हमारा आँख तो फिक्स वस्तु है। बट अलग अलग दूरी की वस्तु को हम एक जगह ही देख पाते हैं, राइट। कि मान लेते हैं एक वस्तु हमारे पास यहाँ पर है, एक वस्तु हमारे पास यहाँ पर है, एक वस्तु हो सकती है हमारे पास यहाँ पर है। तो और हम लोग क्या जानते हैं, लेंस में अलग अलग जगह पे अगर वस्तु रखा जाए तो डायग्राम, इसका जो इमेज बनता है वो भी अलग अलग जगहों पे बनता है। तो इसका मतलब हुआ कि कभी इमेज हो सकता है यहाँ पर बन जाए, कभी हो सकता है यहाँ पे बने, कभी यहाँ पे बन सकता है, या कभी रेटिना पे बन सकता है। तो अलग अलग इमेज ऑब्जेक्ट की पोजीशन के हिसाब से हमारा इमेज पोजीशन अलग हो सकता है। बट हमारा रेटिना तो फिक्स जगह पे है और लेंस भी फिक्स जगह पे है। मतलब अगर इमेज इस पे नहीं बनेगा तब तक हम उस ऑब्जेक्ट को देख नहीं पाएंगे। तो उस चीज़ को हैंडल करने का काम हमारे ये जो सिलियरी मसल्स हैं और ये सारी चीज़ें जो ये उसमें हेल्प करती हैं कि लेंस के कॉर्निया जो पार्ट है ये सारे जो रिफ्रैक्शन करते हैं अलग अलग तरीके से, और ये जो लेंस के फोकल लेंथ को चेंज करने का डायनेमिक्स होता है, उससे आपका इमेज का जो पोजीशन है वो हमेशा रेटिना पे रखने की कोशिश की जाती है। तो ऑटोमेटिकली आँख डिपेंडिंग ऑन कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर है उसके हिसाब से एडजस्ट करती है और उस इमेज को रेटिना पर ही बनने के लिए बाध्य करती है। तो इसीलिए यहाँ पे सिलियरी मसल्स या वैसी चीज़ें जो फोकल लेंथ को चेंज कर सकें उसका इम्पॉर्टेंट रोल आ जाता है। तो फोकल लेंथ चेंज करने का काम आपकी जो सिलियरी मसल्स करती है, उसके कारण ही आपकी आँख हर ऑब्जेक्ट का इमेज आपके रेटिना पर बना सकती है। तो होपफुली ये सारा कुछ आप समझ गए होंगे। मैं एक बार पूरा रिवाइज करा देता हूँ। ह्यूमन आई के पहला काम क्या है, किसी चीज़ को देखना। ह्यूमन आई और ब्रेन मिलकर उस चीज़ को देखने में हेल्प करते हैं और समझने में भी हेल्प करते हैं। ह्यूमन आई के कुछ कंपोनेंट्स क्या हैं, सबसे पहले है बाहरी लेयर जिसको कहते हैं कॉर्निया, जो उसको एक्सीडेंट या किसी तरह के गंदगी से बचाती है, उसको हम स्वच्छ मंडल भी कहते हैं। इसके अंदर जब हम जाते हैं तो हमें आइरिस मिलता है जो आँख के कलर को सिग्निफाई करता है। फिर हम थोड़ा बीच में देखें तो इसे कहते हैं पुपिल या पुतली, जो आँख में जाने वाली लाइट की क्वांटिटी को रेगुलेट करता है या कंट्रोल करता है। फिर अगर जैसे ही आगे बढ़े तो यहाँ पे क्रिस्टलिन लेंस है जो बेसिकली कॉन्वेक्स लेंस होता है, एंड इसके जस्ट पीछे आपका काफ़ी दूर पे एक रेटिना या दृष्टि पटल होता है जो कि पर्दे की तरह काम करता है। फर्दर इसमें दो अलग अलग तरह के लिक्विड्स होते हैं। जो आगे की तरफ लिक्विड होता है उसे हम कहते हैं एक्वस ह्यूमर, जो नेत्रोद कहा जाता है, और पीछे की तरफ जो लिक्विड होता है उसको कहते हैं विट्रस ह्यूमर, जिसे कचाव द्रव कहते हैं। साथ ही साथ जो सिग्नल जनरेट होता है रेटिना पे वो लाइट सेंसिटिव सेल्स के कारण होता है, और वो लाइट सेंसिटिव सेल्स ऑप्टिक नर्व के माध्यम से आपके ब्रेन तक पहुंचाए जाते हैं। फिर अलग अलग दूरी की वस्तुओं को देखने के लिए हमारे आँख के लेंस की फोकल लेंथ को थोड़ा मोड़ा एडजस्ट किया जा सकता है, और वो एडजस्टमेंट का काम हम सिलियरी मसल्स या पंचमावी पेशियों के द्वारा करते हैं। तो ये काम आपका सिलियरी मसल्स या पंचमावी पेशियों द्वारा किया जाता है। और इन सभी चीज़ों को अगर शॉर्ट में याद करना चाहें तो शॉर्ट में याद करने के लिए आपका क्या है, CIPLR, कॉर्निया, आइरिस, पुपिल, लेंस, रेटिना, एंड लिक्विड के लिए AV, एक्वस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर। और ये सारा कुछ कंबाइन होता है एक स्फेरिकल टाइप के स्ट्रक्चर में जिसका डायमीटर होता है लगभग 2.3 सेंटीमीटर। तो होपफुली आपको ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आप बस ये पार्ट याद रखें और थोड़ा सा समझ के रखें कि सिलियरी मसल्स क्या करता है, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में आप लाइट ह्यूमन आई के सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर आउट कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमने ये भी पढ़ा कि यहाँ कॉन्वेक्स लेंसिंग क्यों लगाते हैं, फिर रेटिना पे लाइट सेंसिटिव सेल का क्या रोल होता है। तो वो भी छोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जिसको आपको माइंड में रखना होगा। नमस्कार,
आप शिक्षकों द्वारा दी गई अच्छी शिक्षा से आज लाखों विद्यार्थी इनोवेशंस कर रहे हैं। उन सभी को इंस्पायर अवार्ड्स मानक में हिस्सा लेने प्रोत्साहित कीजिए। करना है इतना कि आपके विद्यालय के 6ठी से 10वीं कक्षा के छात्र और छात्राएं साइंस और टेक्नोलॉजी पर आधारित अपने इनोवेटिव आइडियाज आपके पास जमा करें, ताकि वो DST और NIF द्वारा आयोजित इंस्पायर अवार्ड्स मानक प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकें। 1 लाख छात्रों को 10-10 हजार रुपए मिलेंगे अपने आइडियाज को प्रोटोटाइप्स बनाने के लिए। फिर छात्र डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल पर अपने इनोवेशंस को दिखाएंगे, फिर प्राइजेस और सम्मान पाएंगे। तो आज ही अपने स्टूडेंट्स को हिस्सा दिलवाएं इंस्पायर अवार्ड्स मानक में। Covid ka naman dia kata कुछ चीज़ें जो पिछले पार्ट में हमें छूट गई थी, जैसे आइरिस जो होता है आपका, आइरिस बेसिकली एक गहरा PCA डायफ्राम होता है। मतलब जिसका अगर इसके कंपोजिशन की बात करें तो ये बेसिकली एक डार्क मस्कुलर डायफ्राम या गहरा पेशीय डायफ्राम के फॉर्म में होता है। आइरिस आपका क्या करता है, जब सिकुड़ता है तो पिपल के साइज को छोटा कर देता है। मतलब जो आइरिस आप देखा था आपने तो इस तरह की थी और बीच में एक पिपल का एरिया था। तो जब ये सिकुड़ता है तो इस साइज को छोटा कर देता है और छोटा करने के कारण पिपल से क्या होगा, लाइट कम जाएगी अंदर की तरफ। और जब लाइट कम होती है तो ये अपने आप को स्थिर छोड़ देता है। तो उस कंडीशन में बहुत लूज हो जाता है। लूज होने के कारण आपको पुपिल में ज़्यादा लाइट इंटर कर सकती है, आप चीज़ों को अच्छे तरीके से देख पाते हैं। तो इस तरह से आइरिस आपके चीज़ों में हेल्प करती है। साथ ही साथ आइरिस का जो कलर होता है, अगर आइरिस के कलर की बात करें, यही ह्यूमन आई का भी कलर होता है। तो इसलिए आप कई लोगों के आंखों के कलर अलग अलग देखते हैं। तो जब आंखों के अलग अलग कलर होने का रीज़न आपका आइरिस का ही कलर होता है। इसके अलावा एक कुछ चीज़ और है जिसे हमें समझना है, इसे कहते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। या जिसे हम हिंदी में कहते हैं समंजन
क्षमता। तो जब हमने क्या बात की थी कि अलग हमारी आँखों का जो फोकल लेंथ है वो थोड़ा अपडेट हो सकता है, चेंज किया जा सकता है, बट उसकी भी सर्टेन लिमिटेशंस हैं। तो हमारी आँखों की जो फोकल लेंथ है उसका जो लिमिटेशंस है उसके कारण हमारा आँख सर्टेन लिमिट तक ही देख सकता है चीज़ों को। तो जो मिनिमम दूरी है या न्यूनतम दूरी जो हमारी आँख देख सकती है वो होती है 25 सेंटीमीटर, और जो अधिकतम दूरी हमारी आँखों के द्वारा देखा जा सकता है वो होती है इन्फिनिटी, या जिसे कहते हैं आप अनंत तक की चीज़ें आप आसानी से देख सकते हैं। तो ये दोनों हमारे लिमिटेशंस हैं हमारी आँखों की, जिसमें हम 25 सेंटीमीटर से लेकर अनंत तक की चीज़ों को देख सकते हैं। इसके अलावा इसके नीचे की चीज़ों को देखना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता है। और अगर आँखों में इन लेवल की चीज़ों को आप नहीं देख पाते हैं, अगर कोई चैलेंज आता है, कोई अलग अलग जो भी कंपोनेंट्स हमारे रेटिना हो गए, कॉर्निया हो गए, आइरिस हो गए, पुपिल हो गए, लेंस हो गए, इनमें कोई प्रॉब्लम आती है तो कई बार हम न्यूनतम दूरी से तक नहीं देख पाते हैं। हो सकता है कई बार हम 30 सेंटीमीटर से पहले नहीं देख पाएँ, तो उसमें अलग अलग बीमारियाँ होती हैं, अलग अलग दोष होते हैं जिसको हमें आगे की क्लासेज में पढ़ना है। जैसे अगर आप 25 सेंटीमीटर तक की चीज़ों को से कम न्यूनतम दूरी आपकी थोड़ी ज़्यादा हो, मतलब आप 30 सेंटीमीटर की चीज़ों को देख पाएँ, 25 सेंटीमीटर की चीज़ों को नहीं देख पाएँ, तो उस कंडीशन में आपका दूर दृष्टि दोष होता है, जिसमें हम नज़दीक की चीज़ों को नहीं देख पाते हैं। अगर आप इन्फिनिटी तक नहीं देख के थोड़ा पहले तक ही देख पाते हैं तो वहाँ आपका निकट दृष्टि दोष होता है। और कई बार होता है कि इन दोनों दोषों का कम्बिनेशन आपको होता है कि जिसमें आप 30 सेंटीमीटर से लेकर 100 मीटर्स या 1 किलोमीटर तक ही देख पा रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपका दोनों कंबाइन होकर प्रेस बायोपिया का रूप धारण कर लेती है। तो इन सभी के लिए अलग अलग उपाय हैं कि कैसे इनको ठीक किया जा सकता है, इसको हम आगे की क्लासेज में पढ़ेंगे। बट अभी के लिए आपको याद रखना है कि हमारी आंखों की पावर ऑफ रिकॉग्निशन या समंजन क्षमता 25 सेंटीमीटर से लेकर इन्फिनिटी या अनंत तक होती है। कई बार आपने सुना होगा कि हमारी आंखों में मोतियाबिंद या कैटरैक्ट की प्रॉब्लम आती है। तो ये कैटरैक्ट या मोतियाबिंद की जो प्रॉब्लम है ये क्यों होती है कि हमारा जो पार्टिकुलर कॉर्निया है उसके धुंधलापन आ जाता है, जो हम देखते हैं उसमें धुंधलापन या थोड़ा वाइटनेस आ जाता है। तो ये वाइटनेस के कारण हमें कैटरैक्ट या मोतियाबिंद की प्रॉब्लम का ऑब्जर्व करना पड़ता है। तो पावर ऑफ रिकॉग्निशन में हमने समझा कि हमारी न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर और अधिकतम दूरी होती है इन्फिनिटी। तो न्यूनतम दूरी को हम कहते हैं अपने आँख का निकट बिंदु भी कह सकते हैं, एंड इसे हम दूर बिंदु भी कह सकते हैं। इंग्लिश में इसे नियर पॉइंट और इसे फार पॉइंट भी कहा जाता है। तो जब नज़दीक की चीज़ों को देखना होगा तो हमारी आँख को क्या करना होगा, अपने फोकल लेंथ को थोड़ा सा रिड्यूस करना होगा, और जब दूर की चीज़ों को देखना होगा तो हमें अपने फोकल लेंथ को इंक्रीज करना होगा। तो उस कंडीशन में आँख का जो होता है क्रिस्टलिन लेंस वो अपने आप को पतला कर लेता है, मतलब अधिकतम दूरी के लिए हमारा आँख का जो लेंस है वो पतला हो जाता है और न्यूनतम दूरी के लिए ये मोटा हो जाता है। तो इस तरह से हम चीज़ों को देख पाते हैं, और ये कौन करता है, सिलियरी मसल्स या पश्चमाभी पेशियों के द्वारा ये दोनों काम होता है कि इसको पतला या मोटा करके हम अलग अलग फोकल लेंथ में चेंज करते हैं और उसके कारण अलग अलग तरह की दूरी हम देख पाते हैं। लेकिन अगर 25 सेंटीमीटर से कम की दूरी हो उसको हमारी आँख नहीं देख सकती है, मतलब न्यूनतम दूरी का एक लिमिटेशन है वो है 25 सेंटीमीटर का, उसे आपको हमेशा याद रखना है। तो पावर ऑफ रिकमेंडेशन क्या हो जाएगा आँखों का, 25 सेंटीमीटर टू इन्फिनिटी, मतलब 25 सेंटीमीटर से लेकर अनंत तक की दूरी को वहाँ पे रखी वस्तुओं को हम अपने आँखों से आसानी से देख सकते हैं। इसके अलावा हमें कुछ दोष के बारे में पढ़ना है। तो एक बहुत कॉमन दोष है जो आप हमेशा सुनते हैं, जिसे कहा जाता है कैटरैक्ट या मोतियाबिंद। सो कैटरैक्ट या मोतियाबिंद में क्या होता है, जो आपका लेंस होता है वो थोड़ा दूधिला और धुंधला तरह का हो जाता है, मतलब थोड़ा सा वाइटेस हो जाता है। तो जब ये लेंस जो आपका दूधिला एवं धुंधला हो जाए तो आपका कैटरैक्ट या मोतियाबिंद की प्रॉब्लम आती है। उस कंडीशन में आप चीज़ों को बहुत सही तरीके से नहीं देख पाते हैं, तो इसको दूर करने के लिए कैटरैक्ट सर्जरी की जाती है, जिससे आपकी आंखें वापस से नॉर्मल हो सकें।
ये धुंधलापन हटाने के लिए कैटरेक्ट सर्जरी का उपयोग किया जाता है, जिसके माध्यम से आपके लेंस पुनः सही तरीके से इमेजेस को ड्रॉ कर पाएँ, उसमें धुंधलापन नहीं हो। अब इसके पहले जो हमने रिकॉर्ड किया मानव नेत्र का, उसको हम लोग सबसे पहले लगाएंगे। फिर हम लोगों ने जो कल रिकॉर्ड किया था उसे ऐड करने के बाद हम लोग ये थर्ड पॉइंट को ऐड करेंगे। सो बच्चों, हमने निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष के बारे में पढ़ लिया था। अब इन दोनों को कंबाइन करते हुए जरा दूर दृष्टिता या प्रेस बायोपिया का कॉन्सेप्ट आता है। तो इसमें अधिकतर क्या होता है कि कुछ लोगों के केस में निकट दृष्टि दोष भी होता है और दूर दृष्टि दोष भी होता है। तो उसको सॉल्व करने के लिए हमारा अलग तरीके का सॉल्यूशन हमें क्रिएट करना होता है। वो चीज़ें हम प्रेस बायोपिया में समझते हैं। तो प्रेस बायोपिया में जो भी प्रेस बायोपिया से ग्रसित लोग होंगे उनको नज़दीक की चीज़ें भी नहीं दिखेंगी और दूर की चीज़ें भी हो सकता है नहीं दिखें। तो इन दोनों को हैंडल करने के लिए इन दोनों सॉल्यूशन, जो निकट दृष्टि दोष का जो सॉल्यूशन था और दूर दृष्टि का जो सॉल्यूशन था, उनको क्लब कर देते हैं। तो इसका रीजन क्या हो सकता है? रीजन आपका होता है कि आपका जो हमारी पश्चमाभी पेशियां हैं वो थोड़ी वीक हो जाए, या जो हमारा क्रिस्टलीय लेंस है उसका लचीलापन थोड़ा कम हो जाए। अगर लचीलापन कम हो जाए या क्रिस्टलीय पेशियां थोड़ा कमज़ोर हो जाए, क्रिस्टलीय पश्चमाभी पेशियों का कमज़ोर होना, तो उन केसेज में क्या होता है कि आपका फोकल लेंथ उतना ज़्यादा एडजस्ट नहीं कर पाता है जिससे कि आप दूर की वस्तुओं को भी देख पाएँ और नज़दीक की वस्तुओं को भी देख पाएँ। तो इन दोनों केसेज में चूंकि हमारे पास निकट दृष्टि दोष भी है और दूर की दृष्टि दोष या दीर्घ दृष्टि दोष भी है, तो आप सॉल्यूशन क्या निकालते हैं? इन दोनों के सॉल्यूशन को क्लब कर देते हैं। तो निकट दृष्टि दोष में हम क्या लगाते हैं? अवतल लेंस, और दीर्घ दृष्टि दोष में हम लगाते हैं उत्तल लेंस। तो अब हम क्या करेंगे? इन दोनों को क्लब करने के लिए जरा दृष्टि दोष, दूर दृष्टिता या प्रेस बायोपिया के लिए आप क्या करेंगे? इन दोनों को क्लब करेंगे। तो इन दोनों को क्लब करने का मतलब हुआ हम एक बाईफोकल लेंस या द्विफोक्सीय लेंस लगाते हैं इसमें, जिसमें एक हिस्सा अवतल होता है और एक हिस्सा उत्तल होता है। अब हम समझेंगे कि किस केस में कहाँ पे ऊपर में अवतल लगाएंगे या नीचे में अवतल लगाएंगे, ये थोड़ा समझ लेते हैं। तो निकट दृष्टि दोष का मतलब क्या है कि आपको दूर की चीज़ें नहीं दिखें, और दूर की चीज़ों को अगर देखना है तो जनरली हम क्या करते हैं? आँख को सीधा रखते हैं। सीधा रखना मतलब ऊपर की तरफ रखते हैं। तो ऊपर की तरफ रखते हैं मतलब दूर की चीज़ों को देखने के लिए ऊपर में हम लगाते हैं अवतल लेंस, और नज़दीक की चीज़ों को आप देखना होता है तो जनरली क्या करते हैं? आप अपनी आँखों को नीचे की तरफ लाते हैं, मतलब नीचे वाले पार्ट से आप देखने की कोशिश करते हैं। तो इसका मतलब हुआ उस कंडीशन में हमारा दीर्घ दृष्टि दोष में जो सॉल्यूशन है उत्तल लेंस, तो नीचे वाले पार्ट में हम लगाते हैं उत्तल लेंस। तो ये आपका कंपोजिशन होता है। ऊपर का पार्ट होता है अवतल लेंस, नीचे का पार्ट होता है उत्तल लेंस। क्यों होता है? क्योंकि दूर देखने के लिए आप सीधा देखने की कोशिश करते हैं, तो इसलिए वहाँ पे ऊपर में अवतल लेंस लगाते हैं, और नज़दीक की चीज़ों को देखने के लिए आप आँखों को झुकाते हैं, तो वहाँ पे इसलिए हम उत्तल लेंस का यूज करते हैं। तो इस तरह से इन दोनों लेंसेज को कंबाइन करके या बाईफोकल लेंस को यूज करके आप प्रेस बायोपिया या जरा दूर दृष्टिता को दूर कर सकते हैं। इसका कारण क्या था? कारण था पश्चमाभी पेशियों का कमज़ोर होना या क्रिस्टलीय लेंस का लचीलेपन का कम होना। दूर करने के लिए हमने क्या किया? दोनों तरह के दोष चूँकि इसमें एग्जिस्ट करते थे, दोनों के सॉल्यूशंस को मिला दिया। मिलाकर हमने एक लेंस बनाया जिसे हम बाईफोकल लेंस कहते हैं, और इसमें हमने ऊपर में अवतल लगाया और नीचे में उत्तल लेंस लगाया। तो इस तरह से आपके जरा दूर दृष्टिता दोष को दूर किया जा सकता है। जरा दूर दृष्टिता में हमने समझा कि क्या क्यों किन कारणों से था। अब हम समझते हैं कि इसमें किन किन तरह के दोष हो सकते हैं। तो इसमें दो दोषों का क्लबिंग हो सकता है, एक होता है निकट दृष्टि दोष का एंड इसमें एक दीर्घ दृष्टि दोष का, क्योंकि इसमें हम नज़दीक की चीज़ों को भी नहीं देख पाते हैं और दूर की चीज़ों को भी नहीं देख पाते हैं। तो जब इसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो इन दोनों दोषों के जो सॉल्यूशन है इसको कंबाइन करके इसका सॉल्यूशन निकाला जाता है। तो निकट दृष्टि दोष का सॉल्यूशन हमने क्या पढ़ा था? इसमें हम अवतल लेंस का उपयोग करते हैं और दीर्घ दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो जब आपको जरा दूर दृष्टिता का दूर करना हो तो आप बाईफोकल लेंस यूज करेंगे, या जिसे हम कहते हैं
द्विफोक्सी लेंस। तो द्विफोक्सी लेंस के माध्यम से हम ज़रा दूरदृष्टिता के प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। तो इसमें बेसिकली दो पार्ट्स होते हैं, एक ऊपर का पार्ट होता है, एक नीचे का पार्ट होता है। तो ऊपर के पार्ट में हम लगाते हैं अवतल लेंस और नीचे के पार्ट में लगाते हैं उत्तल लेंस। तो अब हम समझने की कोशिश करेंगे क्यों हमने ऊपर के पार्ट में अवतल लगाया और नीचे के पार्ट में क्यों हमने उत्तल लेंस को लगाया। क्योंकि निकट दृष्टि दोष के केस में हम क्या होता है, हम दूर की चीज़ों को नहीं देख पाते हैं। तो अगर दूर की चीज़ों को देखना हो तो हम क्या करते हैं, सीधी आँख से देखते हैं कई बार। तो दैट मीन्स दूर की चीज़ों को देखने के लिए हमें सामने देखना होता है। तो इसलिए ऊपर के पार्ट में हम वैसा लेंस लगाते हैं जिससे निकट दृष्टि दोष दूर हो। इसलिए ऊपर के पार्ट में हम लगा रहे हैं अवतल लेंस को। और जब नज़दीक की चीज़ों को देखना होता है तो आप क्या करते हैं, अपनी आँखों को थोड़ा नीचे करते हैं। तो आँखों को नीचे करने का मतलब है आपको वहाँ पे वैसे ही लेंस को लगाना होगा जो आपका नज़दीक की प्रॉब्लम को दूर करे, मतलब दीर्घ दृष्टि दोष को दूर करे। तो वहाँ पे हम लगाते हैं उत्तल लेंस को। इसलिए आपके बाईफोकल लेंस के तौर पे ऊपर में अवतल लेंस और नीचे में उत्तल लेंस लगा होता है। ये बात दोबारा रिवाइज कर लेते हैं कि प्रेस बायोपिया वैसी प्रॉब्लम है जिसमें निकट दृष्टि दोष भी होता है और दीर्घ दृष्टि दोष भी होता है। मतलब नज़दीक की चीज़ें भी हम नहीं देख पाते और दूर की चीज़ें भी नहीं देख पाते। इसका कारण क्या है कि पश्चिमाभी पेशियाँ हमारी कमज़ोर हो जाती हैं, साथ ही साथ हमारा क्रिस्टलीय लेंस है उसका लचीलापन थोड़ा सा कम हो जाता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम दोनों सॉल्यूशंस को कंबाइन करते हैं और सॉल्व करने के लिए हम जो लेंस यूज करते हैं उसे कहता है बाईफोकल लेंस या द्विफोक्सी लेंस कहते हैं। द्विफोक्सी लेंस में हम ऊपर का हिस्सा जो लगाते हैं उसे कहते हैं हम अवतल दर्पण, अवतल लेंस, एंड नीचे जो लेंस लगाया जाता है उसे कहते हैं हम उत्तल लेंस। तो इसके कम्बिनेशन से आपका इस पार्टिकुलर तरह की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला जाता है। तो बच्चों अभी तक हमने ह्यूमन आई और उसके डिफरेंट डोसों के बारे में पढ़ा। अब हम लोग प्रिज्म पे आएंगे। आप लोगों ने कई बार प्रिज्म पे एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे, कई बार चीज़ों को देखा होगा। तो पहले थोड़ा सा प्रिज्म को समझते हैं कि प्रिज्म क्या होता है। तो प्रिज्म बेसिकली एक ऐसी आकृति होती है जिसमें जो ग्लास का बना होता है, इसमें आपके दो बेसेज होते हैं जो ट्रायंगुलर होते हैं, ट्रू ट्रायंगुलर बेसेज होते हैं इसमें, मतलब त्रिभुजाकार आधार होते हैं, और साथ ही साथ आपके तीन आयताकार या रेक्टेंगुलर लैटरल सरफेसेज होते हैं या आयताकार पार्श्व पृष्ठ होते हैं। तो ये आकृति जो होती है एक तरह के, अगर आप डायग्राम में सोचेंगे तो इस तरह का डायग्राम उसे जनरली शो किया जाता है कि ट्रायंगुलर ग्लास का पीस है जिसमें, अगर ये 3D फिगर होता है जिसमें दो बेसेज होती हैं ट्रायंगुलर एंड तीन आपके रेक्टेंगुलर लैटरल सरफेसेज होते हैं, आयताकार पार्श्व पृष्ठ होते हैं। इसका एग्जाम्पल भी मैं आपको दिखाऊंगा, पहले इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल चीज़ों को समझ लेते हैं। तो इस वाले पार्टिकुलर पार्ट में इसको जनरली हम A, B और C से डिनोट करते हैं। तो इसमें जब समझते हैं जो आपने रेक्टेंगुलर स्लैब में जो अपवर्तन पढ़ा था आयताकार स्लैब में, उसी तरह का एक अपवर्तन इसमें भी देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम एक किरण लेते हैं इसमें जिसका नाम हमने दे दिया x, y। चूँकि किरण हमारे इस सरफेस पे टकरा रही है तो यहाँ पर आपका क्या होगा, एक सर्टेन नॉर्मल होगा आपका, और चूँकि हम एयर से ग्लास की तरफ जा रहे हैं तो हमारा रे जो है वो नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाएगा। तो हमने इसे नॉर्मल की तरफ बेंड कर दिया। तो ये रे हमारे ऐसे आने के बाद पैरेलल होकर या थोड़ा बेंड होकर चली जा रही है। इसका डायरेक्शन हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं एक्स वाई जेड। फिर यहाँ पे फिर से एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, और चूंकि आपका अब क्या हो रहा है, ग्लास से एयर में जा रहा है तो ये नॉर्मल से थोड़ा दूर चला जाएगा। तो कुछ इस तरह का आपका रे डायग्राम या रे दिखेगा जिसमें ये थोड़ा सा नॉर्मल से दूर चला गया। इसको जब हम पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं तो वहाँ एक एंगल बनता है जिसे हम एंगल डी के नाम से जानते हैं। इसके साथ साथ यहाँ के एंगल को हम एंगल आई ले लेते हैं, यहाँ के एंगल को एंगल आर, और यहाँ जो एंगल बन रहा है इसे हम ई के नाम से डिनोट करते हैं। सो दो त्रिभुजाकार बेस या दो त्रिभुजाकार आधार, उसके साथ साथ तीन आपके जो आयताकार लैटरल सरफेस या पार्श्व पृष्ठों के मेल से आपका प्रिज्म बनता है। तो उसका एक सिमेट्रिक डायग्राम मैंने यहाँ पे बनाया है जिसमें हमने एक ट्रायंगुलर फेस लिया जो ABC के तौर पे है। यहाँ पे हमने एक किरण ली जो PQ है, जो किरण जाकर हमारी E पॉइंट पे टकरा रही है। चूँकि ये हमारा एयर से ग्लास की तरफ मूव कर रहा है, और इसे मैं मेंशन कर देता हूँ कि ये ग्लास
से बना हुआ है, तो क्या होगा, ये नॉर्मल की तरफ मूव करेगा। तो ये किरण आपकी नॉर्मल की तरफ मूव कर रही है। इसी के साथ आप जब यहाँ पे दूसरे पृष्ठ पे आते हैं, मतलब एसी पृष्ठ पे आते हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि ये ग्लास से एयर की तरफ जा रहा है तो ये नॉर्मल से थोड़ा सा दूर मूव कर रहा है, मतलब ये आर्च डायरेक्शन में शिफ्ट कर जा रहा है। तो इसके पहले कुछ नोमेनक्लेचर्स हैं, उसको मेंशन कर लेते हैं। तो पहला जो रे है उसे PQ, उसे कहा जाता है इंसिडेंट रे या आपतित किरण। आपतित किरण क्यों कहते हैं, क्योंकि ये किरण हमारे पृष्ठ AB पर आकर टकरा रही है। देन हमारा जो ये किरण है EF, इसे हम कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे या अपवर्तित किरण। एंड जो रे हमारी निकल के जा रही है, मतलब कि RS, इसे कहते हैं हम इमर्जेंट रे या निर्गत किरण। तो ये हमारे तीनों किरण हो गए, PQ, EF एंड RS। यहाँ जो आप एंगल I देख रहे हैं, इसको कहा जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस या आपतन कोण। यहाँ जो आप एंगल R देख रहे हैं वो है हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, या जिसे हम कह सकते हैं अपवर्तन कोण। और लास्टली जो आप एंगल E देख, जिसे हम कहते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस या निर्गत कोण। तो हमने पहले आई एंगल की बात की, जो एंगल ऑफ हमारा इंसिडेंस है, एंगल आर हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, एंड एंगल ई एंगल ऑफ इमर्जेंस या निर्गत कोण है। ये जो हमारी किरण आ रही है और ये किरण जो हमारी जा रही है, ये दोनों जो एंगल जी पॉइंट पर बनाते हैं उसे कहा जाता है एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल डी को कहते हैं हम एंगल ऑफ डेविएशन। सो एंगल डी होता है हमारा एंगल ऑफ डेविएशन या विचलन कोण। तो ये डिफरेंट रेज के द्वारा बनने वाले डायग्राम्स हमारे हैं। 4 एंगल हैं हमारे, आई, आर, ई एंड डी। सो डी हमारे लिए सबसे काम का एंगल माना जाता है, जिसे हम एंगल ऑफ डेविएशन या विचलन कोण कहते हैं। यहाँ पे आपने देखा होगा कि यहाँ पे भी मैंने नोट किया है, इसे एंगल ए है, जिसे हम एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं या प्रिज्म कोण भी इसे कहा जाता है। तो जब भी आपका रिफ्रैक्शन होगा प्रिज्म के थ्रू, तो ये सारे पार्टिकुलर डायग्राम्स या इस तरह का आपको आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा, जिसमें एक आपतित किरण होगी, वो परावर्तित होने के बाद निर्गत किरण के तौर पर इस तरह से निकलती है। इसमें अलग अलग कोण होते हैं। जो 2 कोण इसमें बहुत ही काम के होते हैं वो होता है एंगल ए, जिसे हम प्रिज्म कोण कहते हैं, और दूसरा एंगल डी, जो हमारा एंगल ऑफ डेविएशन या विचलन कोण होता है। इन सभी के बीच में हमें रिलेशन पढ़ना है, जो कि आगे के क्लासेज में है। तो अभी हम लोग उस पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। हम लोग अभी फोकस बस करेंगे कि रिफ्रैक्शन प्रिज्म में किस तरह का होता है। अगर आपसे पूछा जाए तो आप इस डायग्राम को ड्रॉ करेंगे, जिसमें आप चीज़ें बताएंगे कि एक PQ किरण है जो जाके हमारे सरफेस AB पर टकराती है। यहाँ पे चूँकि वो एयर से लेकर आपके ग्लास में शिफ्ट हो रही है, तो आपका वो अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है और वो EF दिशा में चली जाती है। फिर दूसरे पृष्ठ जहाँ पर AC पर जब वो एयर में वापस जाती है, तो वो अभिलंब से दूर होते हुए RS दिशा में मुड़ जाती है। इस दौरान वो 4 अलग अलग तरह के एंगल्स फॉर्म करती है। पहला आई एंगल है आई, जिसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। दूसरा एंगल है हमारा एंगल आर, जो हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। तीसरा है हमारा एंगल ई, जो हमारा है एंगल ऑफ इमर्जेंस। और चौथा है जो हमारा आपतित किरण और जो हमारी निर्गत किरण है, इनके बीच में जो एंगल बन रही है वो एंगल है हमारा एंगल डी, जिसे हम कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन या विचलन कोण। इसके साथ साथ जो हमारा प्रिज्म है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए उसका एक जो कैलकुलेशन होता है वो होता है एंगल ऑफ प्रिज्म या एंगल ए के माध्यम से। नमस्कार। आप शिक्षकों द्वारा दी गई अच्छी शिक्षा से आज लाखों विद्यार्थी इनोवेशंस कर रहे हैं।
उन सभी को इंस्पायर अवार्ड्स मानक में हिस्सा लेने प्रोत्साहित कीजिए। करना है इतना कि आपके विद्यालय के 6ठी से 10वीं कक्षा के छात्र और छात्राएं साइंस और टेक्नोलॉजी पर आधारित अपने इनोवेटिव आइडियाज आपके पास जमा करें, ताकि वो DST और NIF द्वारा आयोजित इंस्पायर अवार्ड्स मानक प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकें। 1 लाख छात्रों को 10-10 हजार रुपए मिलेंगे अपने आइडियाज को प्रोटोटाइप्स बनाने के लिए। फिर छात्र डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल पर अपने इनोवेशंस को दिखाएंगे, फिर प्राइजेस और सम्मान पाएंगे। तो आज ही अपने स्टूडेंट्स को हिस्सा दिलवाएं इंस्पायर अवार्ड्स मानक में। अरे भाई राजू, क्या? अरे सुने कि कल चाचा कुछ बता रहे थे, क्या बोल रहे थे? हाँ, चाचा कल बहुत बढ़िया बात बता रहे थे। कह रहे थे कि हम लोगों को अपने बच्चा लोग के पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देना चाहिए। सिर्फ स्कूल भेजने से कुछ नहीं होता। बात तो ठीक है, लेकिन हम लोग ये करेंगे कैसे? हम लोगों को तो पढ़ना लिखना भी नहीं आता है। हम भी यही सोच रहे थे। अरे वो देखो, मास्टर साहब भी सही टाइम पे आ गए। चलो उन्हीं से पूछ लेते हैं। मास्टर साहब प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। मास्टर साहब, आपसे एक बात का जानकारी लेना था। हाँ पूछिए। अब हम लोग तो ठहरे कम पढ़े लिखे आदमी, हाँ। लेकिन हम लोग का बच्चा लोग स्कूल में जाके क्या करता है, क्या सीखता है, क्या पढ़ता है, ये हम लोग कैसे जानेंगे? होता आसान है। अच्छा, कैसे? चलिए आप लोग स्कूल में, हम बताते हैं। जी जी चलिए। जी सर, चलिए। चलो चलो। हाँ हाँ चलिए। हाँ हाँ, हम उठा लेते हैं। चल। आइए, ये देखिए, ये है क्लास 3 का अधिगम प्रतिफल पोस्टर। इसका मतलब है यदि आपका बच्चा वर्ग 3 में पढ़ता है तो उसे इस पोस्टर में जो लिखी गई सारी चीजें उसे जानकारी होनी चाहिए। यह क्या है? पक्षी। और ये क्या है? पेड़। यानी कि तीसरी कक्षा समाप्त होते होते आपका बच्चा पशु, पक्षी, फूल, पत्ती आदि के बारे में सीख जाएगा। हर क्लास और हर विषय के लिए अधिगम प्रतिफल पोस्टर बनाए गए हैं। आइए कुछ दूसरे तरीके जानते हैं। जी सर। ये देखिए, ये है हमारे बच्चों की कॉपियाँ और ये है सही का निशान। इसका मतलब है कि इस प्रश्न का उत्तर आपके बच्चे ने बिल्कुल सही दिया है। जितना ज़्यादा होंगे ये निशान, उतना बढ़िया सीखा है आपका बच्चा। और ये क्या है? गलत का निशान। हाँ, ये है गलत का निशान और इसका मतलब है आपके बच्चे ने इस प्रश्न में कुछ गलती की होगी। और ये निशान जितना ज़्यादा होगा, आपको अपने बच्चे पे उतना ही ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन पूरे साल में हमारा बच्चा क्या क्या सीखा, ये कैसे जानेंगे? बिल्कुल जानेंगे। उसके लिए भी हमारे पास कुछ साधन है। उनमें से एक है प्रगति पत्रक। इसके माध्यम से आप घर बैठे जान सकेंगे कि आपका बच्चा पूरे साल में क्या कुछ सीखा। देखिए, ये है 3 स्टार। इसका मतलब होता है सीख चुका है, आपका बच्चा सीख चुका है। और 2 स्टार का मतलब है बच्चा सीख रहा है। और 1 स्टार का मतलब अभी सीखने की आवश्यकता है। जी हाँ, ये तो बहुत आसान है। अब तो हम जैसे बिना पढ़े लिखे लोग भी अपने बच्चों की कॉपी आसानी से जांच कर पाएंगे। बिल्कुल जांच पाएंगे मनोज। हाँ। मास्टर साहब, आपने तो बिल्कुल सही बात बताई थी। तो ठीक है, चलते हैं। आज जो आपने हमको बताया है वो हम सबको बताएंगे। आप क्या करेंगे? आइए हम मिलकर अपने बच्चों के भविष्य को एक नई उड़ान दें। आज हम पूछेंगे तो कल ये सीखेंगे। डर से नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। रुकी जिंदगी में चहल पहल,
वापस फिर से लाना है। धोकर हाथ पहन कर मास्क सुरक्षित जीवन चलाना है, सुरक्षित जीवन चलाना है। डर कर नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है, डर कर नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। रखेंगे 2 गज की दूरी, सबको पौष्टिक आहार खिलाएंगे, बच्चों और बूढ़ों का करेंगे ख्याल। रोगी नहीं, रोग से लड़ कोरोना को हराएंगे। स्वास्थ्य केंद्र फिर से खुल गए, जिनका लाभ उठाना है। रुकी जिंदगी में चहल पहल, वापस फिर से लाना है। धोकर हाथ पहन कर मास्क सुरक्षित जीवन चलाना है, सुरक्षित जीवन चलाना है। डर कर नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है, डर कर नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। टीकाकरण की शुरुआत हो गई है, पर पहले की तरह हमें मास्क लगाना और 2 गज की दूरी बनाए रखना अभी भी जरूरी है। स्वास्थ्य विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी। जीतेगा बिहार। सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLots.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-Lots ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें।